Hello to all my dear student. We are back with a new episode or new video I can say. This time मतलब लाइक वीडियो बनाने का थोड़ा मोटिव अलग है. मैं चाह रहा था थोड़ा विजिबिलिटी हो मेरी, आप लोग मेरे को देख सको, थोड़ा कनेक्शन बन सके. इस तरीके से मैं थॉट किया कि ठीक है यार एक ऐसा वीडियो बनाते हैं इसमें स्टूडेंट कैन हियर मी, स्टूडेंट कैन सी मी एंड सो एक इंटरेस्ट जनरेट करना चाहता था मैं इस वीडियो से. मैंने लाइक अभी बहुत सारी हम लोगों ने पढ़ाई कर ली, पूरा एक टॉपिक एक यूनिट ख़त्म करने वाले हैं अपन सून. तो मतलब लाइक थोड़ा नया हो जाए या फिर मतलब लाइक उसी को ब्रश अप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट आई थॉट टू मेक इट. सो मैंने किसी लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, मैं पहले बता दूँ. तो इफ़ यू फाइंड एनीथिंग लाइक ग्लिची क्लची लाइक दैट तो मतलब इग्नोर कर देना उसको थोड़ा, है ना. तो स्टार्ट करते हैं अपन. मतलब अपन ने अभी तक है ना नेशनल इनकम स्टार्ट किया है और उसके अंदर 8-10 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं अपन लोग. तो अब अपन का मोटिव ये है कि अपन ने पढ़ लिया, आप लोगों ने टेस्ट भी दिया है, यू ऑल ट्राइड योर लेवल बेस्ट, सम ऑफ यू स्कोर्ड रियली वेरी वेल, द कॉन्सेप्ट गॉट क्लियर टू यू. अभी मतलब ठीक है सब कुछ अच्छा है, मतलब लाइक उन चीज़ों को ना कंटिन्यूसली रिवाइज करना ज़रूरी है. बिकॉज आप रिवाइज करोगे तो इट विल बिकम मोर इफेक्ट एंड मोर बेटर एंड यू विल एबल टू perform more better in comparison what you have done in the previous time. Okay, so regarding that only I thought to make a revision for national income. So it is like that I will going to take every topic and on that I will give you a brief explanation. तो अब इसमें ये हो सकता है कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हों मतलब लाइक आपको बहुत अच्छे से आते हों, कुछ एक टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे. तो मतलब लाइक दोनों वे आपको एडवांटेज मिलेगा उसके अंदर. कैसे कि मतलब लाइक ऐसा होगा कि मतलब जो आते हो तो अच्छे से और बड़े तरीके से ब्रशअप हो जाएंगे और जो नहीं आते होंगे तो डाउट्स अगर आ रहे होंगे अभी तक तो वो क्लियर भी हो जाएंगे. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से. अगर आप लोगों को पहला टॉपिक याद हो तो हमने स्टार्ट किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो इधर हमने बात करी थी कि नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है ना कि मतलब लाइक एक इनकम है. नेशनल इनकम खुद में एक वर्ड आ रहा है उसमें इनकम, कि हम लोग अपनी जो इनकम है किस तरीके से उसको जनरेट करते हैं, कुछ किस तरीके से उसको उसका फ्लो जनरेट होता है. फ्लो कैसे जनरेट होता है? 3 एक्टिविटीज़ होती है. पहली प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन और तीसरा एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट. सो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारा एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जनरेट करती हैं. ठीक है. प्रोडक्शन के अंदर क्या आता है? प्रोडक्शन में आता है कि हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट द इनकम. बिकॉज प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज. जब गुड्स एंड सर्विसेज होंगी तो उसके अंदर मतलब वो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया. दूसरा, अब जैसे वो प्रोडक्शन हो चुका है तो वो क्या करेंगे, मार्केट में जाकर बिकेंगी तो उससे क्या जनरेट होगी, आपकी इनकम जनरेट होगी. तो दूसरा फेज कौन सा हो गया? इनकम फेज हो गया. ठीक है. फर्स्ट कहते प्रोडक्शन, सेकंड क्या आ गया? इनकम. अब जब इनकम जनरेट होगी तो आप उसको रखोगे तो नहीं, उसको क्या करोगे? खर्च करोगे. मतलब तीसरा फेज क्या आता है? एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर फेज में क्या आता है कि आप किस तरीके से अपनी इनकम को डिस्पोज करते हो. ठीक है. अभी भी आप अपने घर पे हो, बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डिस्पोजिंग, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम by which you will going to think that how you will going to spend your income. Clear. So this was going to create a circular flow of income in our economy. Clear. After that we have done about stock and flow. कि stock क्या होता है? जो हमारा period of पॉइंट मतलब पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे को बताता है, वो हमारा क्या है? स्टॉक है. और जो हमारा फ्लो होता है वो क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताता है. कैसे? अगर सपोज करो मैं अगर अभी बात करता हूँ, मैंने एग्जांपल्स पहले भी आपने वीडियोस में देखे होंगे, तो किसी भी चीज़ का ले लेते हैं जो अभी एट प्रेजेंट चीज़ कैलकुलेट हो सकती है, काउंट हो सकती है, जिसको हम एग्जामिन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अभी के अभी बता सकते हैं क्या है हमारा? स्टॉक. क्या है? स्टॉक. और वहीं पर अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको टाइम पीरियड लगेगा, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल गोइंग टू एनालाइज दैट थिंग एंड आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू टेल दैट इज फ्लो. क्लियर. सो ये डिफरेंस होता है स्टॉक और फ्लो के बीच में. ओके. फिर उसके बाद हमारे सेक्टर्स होते हैं. ठीक है. अब हमारी इकोनॉमी कैसे होती है? 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 3 सेक्टर इकोनॉमी है और 4 सेक्टर इकोनॉमी है. तो अभी हमने जब इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो इसमें हम लोगों ने बात करी थी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर की. अब ये प्रोडक्शन कौन करता है, कंजम्पशन कौन करता है, एक्सपेंडिचर कौन करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं. तो अब सबसे पहले समझो कि जब 2 सेक्टर इकोनॉमी आती है तो उसके अंदर 2 लोग हैं. 2 सेक्टर मतलब 2. एक कौन है? हाउस होल्ड और एक कौन है? प्रोड्यूसर. हाउस होल्ड क्या करेगा? कंज्यूम करेगा. और प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. जो भी हमारे पे गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं? बिकॉज प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस कर रहा है. नेचर से उसको रिसोर्सेज मिले, दैट रिसोर्सेज ही विल गोइंग टू पुट इनटू द प्रोडक्शन, वेयरएज हाउस होल्ड इज द वन हु विल गोइंग टू कंज्यूम दोज रिसोर्सेज. लेकिन अब एक सर्कुलर फ्लो बनता है 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर. और वो फ्लो कैसा होता है कि जिसके अंदर हम बात करेंगे हाउस होल्ड जो होता है वो क्या करता है? अपनी फैक्टर
सर्विसेज देता है। क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार चीजें क्या है? फैक्टर सर्विसेज हैं। ठीक है। और इसके बेसिस पे जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है? फैक्टर पेमेंट्स करता है। किसको? हाउस होल्ड को। फैक्टर सर्विसेज कौन देता है? हाउस होल्ड देता है प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर फैक्टर पेमेंट डिलीवर करता है किसको? हाउस होल्ड को। फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं? रेंट, क्लियर, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो फैक्टर सर्विसेज के ऊपर ही जनरेट होते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं दैट ऑल दोस फैक्टर सर्विसेज विल गोइंग टू जनरेट द फैक्टर पेमेंट एंड दोस फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम विल गोइंग टू जनरेट योर नेशनल इनकम। क्लियर? सो दिस इज एन सिनेरियो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी की। थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? अब यहाँ पे किसका इंटरवेंशन आ जाता है? गवर्नमेंट का। मतलब यही हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर भी है, गवर्नमेंट आती है जो दोनों के लिए काम करेगी। मतलब लाइक प्रोड्यूसर के लिए भी काम करेगी और साथ ही साथ हाउस होल्ड के लिए भी काम करेगी। मतलब लाइक उनसे टैक्सेस भी लेगी और सब्सिडीज भी प्रोवाइड करवाएगी। तो दोनों वे में बेनिफिट दोनों लोगों को मिलता है। ठीक है। सो अब यहाँ पे थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, तो हाउस होल्ड का तो वही लिंक बनेगा प्रोड्यूसर के साथ, प्रोड्यूसर वही लिंक बनेगा हाउस होल्ड के साथ। लेकिन हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का क्या लिंक है उसको समझते हैं। मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब पढ़ाया था, वो वाला वीडियो अगर रिकॉल कर सको तो उसमें था कि हाउस होल्ड क्या करता है? गवर्नमेंट को टैक्सेस देता है। ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है? ट्रांसफर पेमेंट्स करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं? जैसे चैरिटी करना, ओल्ड एज पेंशन देना। ठीक है। तो ये और स्कॉलरशिप, सब्सिडीज, ये सब चीजें क्या हैं जो गवर्नमेंट करती है किसके लिए? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। क्लियर? अब प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है? प्रोड्यूसर क्या करता है? टैक्सेस देता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज देती है प्रोड्यूसर को, जहां पे प्रोड्यूसर को फायदा होता है। क्लियर? सो इस तरीके से हमारी थ्री सेक्टर इकोनॉमी बनती है। क्लियर? एंड द लास्ट इकोनॉमी विच कम्स अप दैट इज फोर सेक्टर इकोनॉमी। अभी चौथा बंदा कौन आता है? तो चौथे बंदे की अगर हम बात करें तो पहला क्या है? वही हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट एंड चौथा आता है। अब हम और कहाँ पे बिजनेस करते हैं? सोचो, इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करते हैं तो आता है फॉरेन सेक्टर। क्या आता है? फॉरेन सेक्टर। अभी थोड़ा सा है ना टिपिकल सा हो जाता है सर्कुलर फ्लो। कैसे? क्योंकि इसमें चार लोग मर्ज हो चुके हैं, चार लोगों के बीच में इंटरकनेक्शन चलेगा। बिकॉज हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के काम करेगा, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के करेगा, फिर हाउस होल्ड गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट हाउस होल्ड के लिए, हाउस होल्ड फिर फॉरेन के लिए, और इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन सा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। बट इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑल द थिंग्स जो हाउस होल्ड कर रहा था अभी तक प्रोड्यूसर के लिए, प्रोड्यूसर कर रहा था हाउस होल्ड के लिए, गवर्नमेंट से उसको एडवांटेज मिल रहे थे, ऐसे ही अब हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर का समझते हैं पहले कि हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है। हम NFI का कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं अब, तो अब रिवीजन करने में थोड़ा सिंपल हो जाएगा। कैसे? कि देखो है ना, हाउस होल्ड क्या करता है? पेमेंट करता है। किस चीज़ के लिए? इम्पोर्ट के लिए। मतलब जो भी चीज़ें वो बाहर से मंगवाएगा तो उसके लिए क्या करेगा? वो इम्पोर्ट के लिए वो पेमेंट करेगा। तो पेमेंट फॉर इम्पोर्ट डन बाय हाउस होल्ड सेक्टर टू दी फॉरेन सेक्टर। वहीं पे फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देने वाला है? फॉरेन सेक्टर देगा पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। जैसे कि प्रोड्यूसर जो होता है जब हाउस होल्ड सेक्टर से सर्विसेज लेता है तो उसको क्या करता है? पेमेंट करता है। ऐसे ही जब फॉरेन सेक्टर हमारे हाउस होल्ड सेक्टर से अगर कोई सर्विसेज लेगा तो उस चीज का क्या करेगा? पेमेंट करेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? सिंपल। ऐसे ही फॉरेन सेक्टर और फर्म्स या फिर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका क्या रिलेशन है वो समझते हैं। तो अब सपोज करो मैं यहाँ पे चीज़ें, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ें बेचता हूँ और साथ ही साथ मैं बाहर भी बेचता हूँ। तो जब हम बाहर बेचते हैं तो मैं क्या बोलूँगा? दैट आई एम एन एक्सपोर्ट डीलर एज वेल। मतलब लाइक मैं बाहर भी चीज़ें बेच रहा हूँ तो मैं एक्सपोर्टर भी हूँ। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? मेरे को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्या मिलेगा मेरे को? पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि मैंने अपने गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन मार्केट में सेल आउट किए हैं। तो मतलब वहां से रिसिप्ट जनरेट होंगी। क्या जनरेट होंगी? एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा और रिसिप्ट मतलब इनकम। तो रिसिप्ट विल गोइंग टू जनरेट इन फॉर्म ऑफ द एक्सपोर्ट विच आई विल गोइंग टू डू फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर, एंड व्हाट आई विल गोइंग टू पे अगेन टू द फॉरेन सेक्टर, दैट इज वॉट एवर द थिंग्स आई विल गोइंग टू परचेज फ्रॉम देम, दैट पेमेंट फॉर import. So this is a relationship between household and foreign sector and producer sector. So this will going to create an economy in that there are four sectors: household, producer, government and foreign. All four sector has their individual identity, and ये चारों जो sectors है ना, ये हमारी economy को refine और
प्रोफाइट बनाती है, मतलब लाइक बिल्कुल प्रोफिशेंट इकोनॉमी जिसको कहते हैं, जिससे कि हम लोग अपने मार्केट को बढ़ा सकते हैं, मतलब लाइक हम लोग अपने मार्केट को एक्सपैंड कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज अगर सपोज करो जब तक रिसोर्सेज एक्सचेंज नहीं होंगे तो हमारा डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टैग्नेंट। बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हमारे को बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो हमारे पास हैं लेकिन उसको एक्सेसिव रखने से भी कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम लोग बाहर बेच के प्रॉफिट कमा लेते हैं। So that's why fourth sector economy is something which will going to generate the revenue for our country and help our country to develop. So this was on a whole scenario of circular flow of income. तो अपन ने 2-3 वीडियोस मैंने इसमें बनाए थे, उन सबका सम अप मैंने 10 मिनट में कर दिया है। तो इसको भी अगर तरीके से समझ लोगे और वो वाले वीडियोस देख लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियोस बने थे और नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या होता है ना, कि मतलब लाइक इसके अंदर हमारे फाइनल गुड्स भी हैं, इसके अंदर हमारे कैपिटल गुड्स भी हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी हैं। तो इसको सिंपल समझते हैं कि मतलब लाइक फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे ना मैं टॉपिक नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे ये समझाऊंगा बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं। तो बच्चे बताऊँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं? सर ये बताओ कि फाइनल गुड कौन सा है और इंटरमीडिएट गुड कौन सा है ना। मतलब सर अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सर क्वेश्चन पूछ लिया कि टैक्सी परचेज बाय टैक्सी ओनर, सो ये उसके लिए सर इंटरमीडिएट गुड है, फाइनल गुड है, कंज्यूमर गुड है, कौन सा गुड है ये समझा दो बस। हमारे को डिफ्रेंसिएशन पता लग जाना चाहिए कि ये इंटरमीडिएट गुड है और ये फाइनल गुड है। तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे कि अगर कोई चीज जो रेडी टू यूज है, ठीक है, जिसमें आप कुछ भी प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं, वो फाइनल गुड है। क्लियर? वहीं पर अगर किसी चीज में अभी और प्रोडक्शन प्रोसेस बाकी है, जो हमने अगर इंटरमीडिएट गुड्स की अगर डेफिनेशन याद हो, विच इज विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से इधर है वो इंटरमीडिएट है, और प्रोडक्शन लाइन की बाउंड्री लाइन से उधर चला गया है, जो बाहर निकल चुका है, वो सारे क्या है? फाइनल गुड है। ठीक है, अब एक प्रोड्यूसर के लिए भी एक गुड फाइनल हो सकता है उसके लिए वो इंटरमीडिएट हो सकता है कंज्यूमर के लिए कोई गुड फाइनल हो और प्रोड्यूसर के लिए इंटरमीडिएट हो। कैसे? वो समझते हैं। देखो, अगर एक कार है, आपके घर में कार है, आपके पापा ने परचेस करी, तो आप लोग कौन हो? कंज्यूमर हो। आप क्या करने वाले हो? सो कंज्यूम करने वाले हो। तो आपके लिए क्या है? फाइनल गुड है। क्या है? फाइनल गुड है। सपोज करो मैं एक रिटेलर हूँ, आपने गाड़ी खरीदी थी मेरे शोरूम से, होंडा का शोरूम, मेरा होंडा सिटी ZX आपने मॉडल निकलवाया अपनी गाड़ी का, बढ़िया एकदम चकाचक, और आप खुश हो गए। आपके लिए तो वो कंज्यूमर गुड है, लेकिन वो मेरे लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि मैं उसको यूज नहीं करने वाला। तो और सिंपल तरीके से समझाऊं तो क्या समझ सकते हैं कि एंड यूज ऑफ गुड विल गोइंग टू डिफाइन दैट वेदर द गुड इज इंटरमीडिएट और फाइनल। मतलब कि उसका एंड यूज क्या है और समझते हैं। सपोज करो मैंने अगर फर्नीचर लिया अपने ऑफिस के लिए, तो वो मेरे लिए क्या है? फाइनल गुड है। भाई मैं उसको अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करने वाला हूँ। भाई आपने फर्नीचर अपने घर के लिए लिया, वो आप कंज्यूमर हो, तो आप भी वो फाइनल गुड है। सेम गुड फाइनल हो गया। सपोज करो अगर मेरा फर्नीचर का ही बिजनेस है, तो अब मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो मेरे लिए कंज्यूमर गुड नहीं है, वो मेरे लिए फाइनल गुड नहीं है, वो मेरे लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। क्या है वो? इंटरमीडिएट गुड है, जो मैं आगे सेल करने वाला हूं। तो एंड यूज बताता है कि वेदर द प्रोडक्ट इज फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, एंड टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि हो सकता है आपके लिए वो इंटरमीडिएट और मेरे लिए फाइनल, या फिर मेरे लिए इंटरमीडिएट और आपके लिए फाइनल। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स की। तो कंज्यूमर गुड तो बहुत सिंपल सा समझ में आता है, कंज्यूमर नाम से पता लग रहा है कि क्या है? जो कंज्यूमर अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए परचेज कर रहा है। ठीक है, वहीं पर कैपिटल गुड क्या है? कि दैट इज समथिंग विच विल गोइंग टू हेल्प फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक असेट का काम करेगा। ठीक है, सपोज करो एक टेलर है, ठीक है, उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और अब उसने सोचा कि मैं अपना बुटीक खोलता हूँ। ठीक है, तो उसने बुटीक खोलने के लिए क्या किया? 2-4 स्विंग मशीन जो होती हैं, वो जो मशीन होती है जिससे वो कपड़े वपड़े सिलते हैं डिज़ाइनर्स वगैरह, सो उन लोगों ने क्या किया कि मशीन खरीदी। तो उनके लिए वो क्या है? असेट है। क्लियर? असेट क्यों है? बिकॉज दैट विल गोइंग टू जनरेट अ रेवेन्यू फॉर देम, बिकॉज एज दे विल गोइंग टू produce clothes, they will going to sell it in the market, so but that will going to help them to generate their revenue. वहीं सपोज करो अगर आपकी मम्मी ने
पहले की मम्मी होती ना, मतलब पहले की तो मम्मी क्या, अभी हमारी जो मम्मियाँ होती हैं उन लोगों को पहले के टाइम पे मतलब उन लोगों को शौक होता था, फ़ौरन कोई हॉबी पर्पज़ के लिए सीख लेते थे। तो अगर अब हमारे घर में जो स्विंग मशीन है वो क्या है, हमारे लिए कंज्यूमर गुड है, ठीक है। अब कंज्यूमर गुड्स के भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, कोई ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, कोई सेमी ड्यूरेबल होते हैं, कोई नॉन ड्यूरेबल होते हैं, कोई सिंगल यूज़ होते हैं, तो अलग अलग वो गुड्स होते हैं हमारे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर कैपिटल गुड और प्रोड्यूसर गुड्स अलग अलग हैं क्या? हाँ बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि अभी अभी आपने बोला था सर प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड अलग अलग कैसे है। मतलब एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को वर्कशीट में दिया था कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। कैसे? तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड असेट्स होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड असेट्स। और जो हमारे प्रोड्यूसर गुड्स है ना वो क्या है, असेट्स तो है ही हैं और साथ ही साथ हमारे क्या है, रॉ मटेरियल भी है, मतलब कि इन्वेंट्री भी और साथ साथ असेट्स भी। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, जो स्टॉक रॉ मटेरियल ये सब चीजें होती हैं वो भी प्रोड्यूसर का क्या है, पार्ट है। वो प्रोड्यूसर गुड्स में तो काउंट होगा। तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गए, वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया। और जो कैपिटल गुड है वो छोटा टर्म है, मतलब छोटा कॉन्सेप्ट हो गया। कैपिटल गुड किसका पार्ट है, प्रोड्यूसर गुड का पार्ट है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ऑल कैपिटल गुड कंसिडर्ड अंदर प्रोड्यूसर गुड बट नॉट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड। बड़ी चीज है वो, छोटे में तो नहीं आ सकती, लेकिन छोटी जो कैपिटल गुड्स है वो तो प्रोड्यूसर सेक्टर में आ सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स में आ सकते हैं। सॉरी, आई बात समझ में? सो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है। सो दैट इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। फिर हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर पूरी इकोनॉमी का कंजम्पशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन ले लूँगा, गवर्नमेंट सेक्टर का ले लूँगा और साथ साथ प्रोड्यूसर सेक्टर का ले लूँगा, सबका कंजम्पशन ले लूँगा और साथ साथ मैं उन सबको प्लस करके मेरे को टोटल कंजम्पशन कितना है वो मेरे को पता लग जाएगा, ठीक है। मतलब लाइक सॉरी, एक तो कौन सा था, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड एनपीओ, नॉट प्रोड्यूसर, सॉरी, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एनपीओज। मतलब इन सब का तीनों का जो टोटल है वो हमारा क्या है, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के बारे में। हर कोई बंदा अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करता है। क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है ये समझते हैं। पहले हमारे को उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेविंग्स करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं, सेविंग्स। एज हम सेविंग करते जाते हैं और उसके बाद हम उस सेविंग्स को मतलब लाइक इकट्ठा करके एक जगह इन्वेस्ट करते हैं। सपोज करो आपको पॉकेट मनी मिलती है, हर महीने आपको 1000 रुपये मिलते हैं, आप 500-700 रुपये कभी खर्च करते हो, कभी 800 रुपये खर्च करते हो, कभी 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं। लेकिन जो भी हर बार जो भी बचता है, जैसे 200 रुपये, कभी 300 रुपये, कभी 500 रुपये बच जाते हैं, तो इन सबको आप क्या करते रहते हो, सेव करते रहते हो, ठीक है। आपने उसको सेव किया, एक अच्छा डिसेंट अमाउंट हो जाता है, तो फिर आप क्या सोचते हो कि यार अब मैं इससे कुछ एक चीज़ लूँगा, ठीक है, मैं मोबाइल फ़ोन लूँगा या फिर मैं आई विल डू समथिंग दिस, आई विल गोइंग टू परचेज अ न्यू क्लोथ्स और न्यू शूज़। सो वो आपने क्या कर लिया, वो आपके लिए लेवल पे, आप लोगों के लिए लेवल पे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत माइक्रो लेवल पे आपको समझाया मैंने। अब मैक्रो लेवल पे समझते हैं। मैक्रो लेवल क्या है, जहाँ पे पूरी इकोनॉमी आ रखी है। तो हम, हमारे जो लोग होते हैं, हमारी गवर्नमेंट होती है, वो लोग क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं, ठीक है। अब सेविंग्स अलग अलग तरीके की होती है उनकी भी, और उसके बाद वो पैसा वो क्या करते हैं, एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से वापस से रेवेन्यू जनरेट चालू होता है। अब इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला इन्वेस्टमेंट क्या आता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या आता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो अब अगर हम बात करते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट की, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट है, इट रेफर टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स असेट। जब बिजनेस के असेट्स बढ़ने चालू हो जाएं तो हम लोगों ने किस में खर्चा करा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में खर्चा किया है। और क्यों जरूरी है, उससे जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ना चालू होगी। इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती जाएगी। आ गई बात समझ में? तो इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आ रहा है हमारी ग्रोथ और इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी को अपलिफ्ट करता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। समझ में आ गया? और इन्वेस्टमेंट कब सर्वाइव करेगा, जब हमारे क्या होना चाहिए, पहले कंजम्पशन। मतलब देखो हर एक चीज क्या है, मतलब एक साइकिल है ये, मतलब एक साइकिल कह लो या फिर सर्कल कह लो, मतलब हर एक चीज बैलेंस्ड है। पहले कंजम्पशन होगा फिर ही इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। अगर सपोज करो इन्वेस्टमेंट कर दिया और कंजम्पशन है ही नहीं, तो ये इन्वेस्टमेंट तो गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट को मतलब ऊपर लेकर जाना है तो हमारा कंजम्पशन को भी साथ साथ बढ़ाना पड़ेगा। कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, जब लोगों के पास इनकम होगी। तो हर एक चीज क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्या है, इंटर रिलेटेड। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है, पैरेलल चलने चाहिए। मतलब अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो कंजम्पशन बढ़े। सो लाइक दिस।
ये फिक्स इन्वेस्टमेंट था। अब दूसरा क्या आता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। मशीन्स लिया है लेकिन अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उस इन्वेस्टमेंट का, अग्री। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमारा इन्वेस्टमेंट वो दोनों जगह पे इक्वलेंट होना चाहिए। मतलब अगर मशीन्स में हम पैसा खर्च कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन साथ ही साथ हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को अपने फिक्स के साथ साथ इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोथ नीड टू गेट इंक्रीज साइमल्टेनियसली। क्लियर? सो दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेट्स मूव फर्दर। मैं अभी आपको देखो ग्लिम्स दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब जिससे आपकी चीज़ें ब्रश अप हो जाएं। जिसने पहले के वीडियोस नहीं देखे हो पहले वीडियोस देख ले, उसके बाद ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, बिकॉज उसमें पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? बोरिंग तो नहीं हो रहा? बढ़िया चल रहा है? अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको, ठीक है। लास्ट अभी सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि हम बहुत कॉमन टर्म हो चुकी है सर, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कह लो, डेप्रिसिएशन कह लो, और दो चार नाम होते हैं, है ना। तो हम ना आप लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ रखा होगा इसके बारे में। तो अब है क्या डेप्रिसिएशन, जो आपने असेट इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनकी वैल्यू सर क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अब इसके अंदर हमने बात करी थी कि अगर वैल्यू कम हो रही है वीडियोस के अंदर, पिछले वीडियोस के अंदर, तो क्या होता है, हमारे को एक रिजर्व फंड क्रिएट करना पड़ता है, जिससे कि अब जब हम उस चीज को वापस से खरीदेंगे, नई चीज खरीदेंगे या फिर टेक्नोलॉजी में अपडेट करेंगे, तो हमारे को उस टाइम पे लाइक प्रॉब्लम ना हो। हम लोग पहले क्या करते हैं, एक ऐसा रिजर्व फंड बनाते हैं जिससे कि हम लोग बहुत जल्दी उस चीज से अपडेट कर सके। मतलब हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे को फंड कहां से मिलेंगे, ठीक है। तो एवरी कंपनी यूज टू प्रिपेयर है ना डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अकाउंट। अब ये डेप्रिसिएशन में दो टाइप के होते हैं, क्या होता है, एक्सपेक्टेड और एक होता है अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड के लिए तो आप क्या है, जो ठीक है पता है आपको कि होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर, बिकॉज पैसेज ऑफ टाइम, because obsolete technology. So all these factors will going to tell you that what of is after some time or after few years you have to change your machine or change your asset. Why? Because the things are not up to date, मतलब अपडेटेड नहीं है तो उनको चेंज करना ही पड़ेगा। तो आप उसके लिए पहले से क्या कर रहे हो, रिजर्व फंड बनाओगे। तो 5 साल बाद 7 साल बाद जब आपको चीज़ें नई अपडेट करनी होगी तो आपके लिए वो ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं होगी, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी फंड अवेलेबल होगा। क्लियर? सो ये होता है डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अकाउंट। एक्सपेक्टेड तो हम लोग मतलब लाइक बना लेते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई जिस कारण से हमारी मशीन्स, हमारे एसेट्स के अंदर लॉस हो गया, तो उसके लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाते। कोई कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो बना भी लेती हैं, और कोई कोई बड़ी बड़ी मतलब नहीं छोटी कंपनीज होती हैं तो वो नहीं बना पाती, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग अ लिमिटेड फंड विद देमसेल्फ। क्लियर? तो दिस इज अबाउट एन कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ठीक है। अब अपन 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है ये, 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, 20-22 मिनट। तो अभी हम बात करते हैं, देखो क्वारंटाइन चल रहा है, बढ़िया लॉकडाउन वगैरह इन्जॉय कर रहे हो, बोर भी हो जाते हैं अपन लोग, वीडियोज़ वगैरह भी देख रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, है ना, चकाचक एकदम मामला चल रहा है। तो अब ये बताओ कि ऐसा क्या कर रहे हो जिसमें तुम्हारे को इंटरेस्ट मिल रहा हो, मतलब जिसमें तुम सच में एंजॉय कर रहे हो। वेब सीरीज़, फ़ोन चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, ये सब कुछ साइड बातें हैं। तो मतलब मेरा मोटिव क्या है ये 2 मिनट के ब्रेक का, कि मतलब लाइक डू समथिंग विच विल गोइंग टू मेक यू हैप्पी। देखो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, खुश तो सब कुछ बढ़िया, ना खुश तो कुछ बढ़िया नहीं है ना। तो मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी। अब हैप्पी होने, खुश होने के बहुत सारे तरीके हैं। आप हेल्दी रहोगे तो भी खुश हो, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो भी खुश हो, आप कोई बढ़िया वेब सीरीज़ देख रहे हो तो भी खुश हो। वेब सीरीज़ की बात करता हूँ, एक वेब सीरीज़ सजेस्ट करता हूँ आप सबको, कोटा फैक्ट्री। देखो TVF एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में मिल जाएगी आपको, TVF, उस पर जाकर कोटा फैक्ट्री सर्च करना। 5 या 6 एपिसोड हैं, 20-25 मिनट के, एंड इट इज़ एन गुड वेब सीरीज़ रिलेटेड टू कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ से ही है, तो आप लोग देखो, इट इज़ गुड, इट इज़ लाइक वर्थ वॉचिंग इवन, है ना। एंड डू फन, मस्त रहो, टेंशन मत लो अभी क्या क्या होगा यार, हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे, जब स्कूल खुलेंगे हमारे को कुछ आता नहीं होगा यार, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा। अरे अपन है ना, अपन सब कर लेंगे बढ़िया, चकाचक मस्त, ठीक है। मतलब अभी ये इतना सा रखो कि
फोकस रखो कि मतलब अगर अभी कुछ काम कर रहे हैं तो 100% एफर्ट डालने हैं, ठीक है। ये वीडियो देख रहा हूँ 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे जितने का भी है, नहीं देख सकता 10-10 मिनट के गैप में देखूंगा, 10 मिनट जितना वीडियो देखूंगा, लेकिन ऐसा देखूंगा कि बस सर ने जो बताया ना, पढ़ाया ना, वो बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, मतलब अब भूलूंगा ही नहीं उसको, उसमें से कोई से क्वेश्चन आ जाए मैं उसके सारे नोट्स बना लूंगा, उसके सारे वीडियोस देख लूंगा वगैरह वगैरह सब कर लूंगा, फिर नहीं अटकना, है ना। तो क्या मोटिव है? फोकस, मतलब फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोकस कर लिया तो बढ़िया, ठीक है। अब बैक टू एपिसोड आ जाते हैं वापस से, फटाफट से रैप अप करना है हमारे को ये। तो अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, ठीक है। यहाँ से हमारे एग्रीगेट्स चालू होते हैं। हमने डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, इन सब के बारे में पढ़ा था, है ना। नहीं पढ़ा, पहले ये वाले वीडियोस देखे हो, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी टेरिटरी होती है? इकोनॉमी के अंदर है डोमेस्टिक टेरिटरी बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है?